talked about the lens maker's formula. Now let us consider the most general case in which both the side of the lens there are different media. This is medium 1 mu1, this is medium 2 mu2, both the side of the lens, and refractive index of the material of the lens is, let's say, mu naught. This is first surface, therefore center of curvature of this surface is, let's say, C1, this side. ये एक आउट सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड में होगा. और इसी तरह से ये सेकंड सरफेस, इस सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड में C2. सो फर्स्ट सरफेस जिस पर लाइट पहले इंसिडेंट होगी, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, और ये डिस्टेंस R1. इसी तरह से जिस पर बाद में लाइट इंसिडेंट होगी, सेकंड सरफेस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 ये, और ये डिस्टेंस R2. और अगर आप थिन लेंस की बात कर रहे हैं तो बेसिकली R1 को आप बजाय इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेने के, लेंस के सेंटर से यहाँ तक ले सकते हैं, एक ही बात है. नाउ वंस अगेन वी आर डूइंग द सेम थिंग. लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर इस साइड पर कहीं ये ऑब्जेक्ट है हमारा, और ये है इंसिडेंट रे फर्स्ट सरफेस पर. सो फर्स्ट सरफेस पर जो इंसिडेंट रे है, इसके लिए ये फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है. तो फर्स्ट सरफेस के लिए जब आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इट विल बी दिस लाइन. दिस इज नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और रेडियस कर्व्ड सरफेस पर नॉर्मल होता है. नाउ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजी अंडरस्टैंडिंग, लेट अस कंसीडर कि mu1 और mu2 mu नॉट के मुकाबले छोटे हैं. तो ऐसे में mu नॉट mu1 के मुकाबले डेंसर मीडियम है, तो लाइट रेज विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, and therefore after refraction at the first surface at this place, instead of going this way, they'll bend towards normal, maybe like this. इसको अगर आप एक्सटेंड करें तो it may meet the principal axis somewhere here. that means कि अगर लाइट रेज को सेकेंड सरफेस नहीं मिलती है तो they will converge somewhere here. This is image formed by refraction at first surface, and then before they could converge here, they find the second surface, और second surface का center of curvature यहाँ है. So ये normal at the point of incidence on the second surface here. Now what will happen if we consider mu2 less than mu naught, the same previous case? Then what will happen? Light rays will deviate away from the normal. This is normal. These were the light rays. They will deviate away, means they will move like this, and somewhere here there will be final image formed, the final conversion of light rays. Therefore, this is object, this is first image formed by refraction at first surface, and this is final image, that is image formed by second surface. So पहली सरफेस इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बनाती है, और दूसरी सरफेस इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बनाती है. सो फर्स्ट सरफेस के लिए अप्लाई करिए, बिल्कुल वही जो हमने पहले किया था, बस mu1 और mu2 का ध्यान रखना है. फर्स्ट सरफेस में लाइट रेज mu1 से mu नॉट में एंटर कर रही है. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्शन at फर्स्ट सरफेस, जो आपको म्यू लेना है वो लेना है म्यू नॉट बाई म्यू1. लाइट रेज आर एंटरिंग फ्रॉम म्यू1 टू म्यू नॉट. बाकी कर्व सरफेस पर रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाइए, और
ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ऑफ कोर्स u, वैसे तो ये माइनस u बनता है क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, लेकिन क्योंकि हम फॉर्मूला यूज करके फॉर्मूला एस्टैब्लिश करेंगे, सो देयरफॉर विल नॉट बी यूजिंग साइन कन्वेंशन। सो फर्स्ट सरफेस पर रिफ्लेक्शन के लिए फॉर्मूला लगाइए, म्यू अपॉन वी, म्यू की जगह आएगा म्यू नॉट बाई म्यू वन, म्यू अपॉन वी फर्स्ट सरफेस के लिए v है ये, क्योंकि फर्स्ट सरफेस यहां इमेज फॉर्म करता है, ये प्लस v होगा क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में नप रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम पोल ऑफ द ऑप्टिकल कंपोनेंट। सो म्यू अपॉन v, let us call it v1 first image, minus 1 upon u, 1 upon u, mu upon v minus 1 upon u is mu minus 1, mu की जगह mu naught by mu 1, mu minus 1 divided by r, फर्स्ट सरफेस का r है r1, साइन किसी चीज का नहीं रखना है because we are using already established formula, we are not using fundamental geometry, so v1 को v1 ही रखा है, वैसे भी प्लस है, u को u ही रखा है, हालांकि ये माइनस है, अगर साइन रखते तो यहां प्लस हो गया होता, लेकिन साइन नहीं रखना है, r1 प्लस है, ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस। जब आप सेकंड सरफेस पर रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस पर जब आप रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो लाइट रेज म्यू नॉट से म्यू टू में जा रही हैं, सो दिस टाइम म्यू विल बी, लाइट रेज म्यू नॉट से म्यू टू में जा रही हैं तो इट विल बी म्यू टू बाई म्यू नॉट। और अब आप एक बार फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करिए, म्यू अपान वी, म्यू की जगह लगेगा म्यू टू बाई म्यू नॉट, म्यू अपान वी माइनस 1 अपान यू इज म्यू माइनस 1 अपान आर। हालांकि हम इन दोनों ही जगहों पर दूसरा फॉर्मूला भी स्टैब्लिश जो हमने किया था उसको यूज करते हैं, म्यू टू अपान वी माइनस म्यू वन अपान यू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर, बट मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है यूज करने में। सो सेकंड सरफेस पर रिफ्लेक्शन के लिए लिखिए म्यू अपान वी। अब ध्यान दिए, सेकंड सरफेस इस ऑब्जेक्ट की यहां पर इमेज बनाती है, सो सेकंड सरफेस के लिए जहां तक ऑब्जेक्ट का सवाल है उसके लिए v1 है डिस्टेंस, और सेकंड सरफेस के लिए जहां तक इमेज का सवाल है दैट डिस्टेंस इज लेट्स से फाइनली v2, दैट इज v। सो सेकंड सरफेस के लिए जब u रखेंगे आप तो उसको रखेंगे v1, और जब आप v रखेंगे तो दैट विल बी सिंपली v। सो वैल्यूज डालिए, म्यू अपान v दैट इज म्यू टू अपान म्यू नॉट अपान v माइनस 1 अपान u, u की जगह v1 इज म्यू टू बाई म्यू नॉट माइनस 1 डिवाइड बाई आर, आर वैसे तो माइनस r2 है लेकिन आपको साइन रखना ही नहीं है, सो इट इज सिंपली r2। ये आ गया आपका रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सेकंड सरफेस। नाउ अब एक्सप्रेशन 1 को म्यू1 से मल्टीप्लाई कर दिए, एक्सप्रेशन 2 को म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिए, you'll have entirely different establishment। फर्स्ट एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं म्यू1 से तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान v1 माइनस म्यू1 अपान u इज म्यू नॉट माइनस म्यू1 डिवाइड बाय r1। एंड सेकंड को आपने मल्टीप्लाई करना है म्यू नॉट से, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा म्यू टू अपान वी माइनस म्यू नॉट अपान v1 इज म्यू टू माइनस म्यू नॉट अपान r2। इसमें एक माइनस साइन बाहर निकालिए एंड राइट इट लाइक दिस, म्यू नॉट माइनस म्यू टू अपान r2। And then when you add both, this term mu naught by v1 will be cancelled and you will be left with mu 2 upon v minus mu 1 upon u is, इन दोनों को ऐड करेंगे mu naught minus mu 1 upon r1 minus
mu naught minus mu 2 upon R2. So this is our most general result when you have both the side of the lens, different media of refractive indices mu1 and mu2. और इससे हम पहले रिजल्ट को रीच कर सकते हैं। पहले रिजल्ट में क्या था? पहले रिजल्ट में mu1 और mu2 यानी दोनों साइड लेंस के देयर वाज एयर ओनली। सो इसी में अगर इसी एक्सप्रेशन में mu1 और mu2 को अगर आप 1 डाल लें तो दैट विल बिकम 1 upon v minus 1 upon u, दैट विल बिकम 1 upon f, 1 upon v minus 1 upon u। और यहां पर mu naught minus 1 that will come out common, so you'll get 1 upon v minus 1 upon u is mu naught minus 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2। वो आपका पहले वाला रिजल्ट था। और यहीं से we can establish one more important result, that is if both the side of the lens medium is same but not air, let's say there is a lens made of a material of refractive index mu and both the side of it the medium is, let's say, mu dash. In that case you can use this formula with mu1 and mu2 both equal to mu dash. Then what it gives? So by this what you can find out is कि जब आप एक लेंस को म्यू डैश रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में सबमर्ज कर देते हैं तो उसकी नई फोकल लेंथ कितनी आती है। सो ध्यान दिए, जब आप एयर में फोकल लेंथ निकालते हैं यही तो ये आती है 1 upon f is mu minus 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2। ये आपने पहले वाला फॉर्मूला एस्टैब्लिश किया था। और अभी आपने लिखा mu2 upon v minus mu1 upon u is mu naught minus mu2 upon r2 minus mu naught minus mu1 upon r1। Now see, यहां पर अगर आप mu1 और mu2 दोनों को mu dash डाल दें तो यहां पर mu dash कॉमन आ जाएगा and then you'll get mu dash 1 upon v minus 1 upon u is focal length of the lens and that is f dash, and then mu naught minus mu dash common 1 upon r1 minus 1 upon r2। इसमें 1 upon r1 minus 1 upon r2 की अगर आप वैल्यू डाल दें दैट इज 1 upon f, 1 upon f into mu minus 1, तो you'll get कि mu dash रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में फोकल लेंथ ऑफ द लेंस f dash is mu dash into mu minus 1 divided by mu minus mu dash। सो किसी भी f फोकल लेंथ वाले लेंस को जब आप mu dash रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में सबमर्ज करते हैं तो उसकी फोकल लेंथ f dash आती है and that f dash is given by mu dash into mu minus 1 upon mu minus mu dash। now यहां पर देखिए किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, एब्सोल्यूट का मतलब किसी भी मीडियम का फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू is always greater than 1. Absolute refractive index of a medium can never be less than 1. It has to be always greater than 1. So in that case, if you see numerator of this expression, this and this, both of these quantities are positive. Now denominator mu minus mu dash,
ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग म्यू डैश म्यू से कम है या ज़्यादा है। अगर म्यू डैश लेस देन म्यू है तो दिस विल बी पॉजिटिव। म्यू डैश म्यू से कम है तो म्यू में से म्यू डैश सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट अ पॉजिटिव क्वांटिटी। एंड इफ म्यू डैश इज ग्रेटर देन म्यू, दिस विल बिकम नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि अगर म्यू डैश म्यू से बड़ा हो तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर हमेशा पॉजिटिव है, तो एफ डैश समथिंग मल्टीप्लाइड बाई माइनस ऑफ एफ हो जाएगा। माइनस ऑफ एफ का मतलब अगर एफ पॉजिटिव है तो एफ डैश निगेटिव हो जाएगा, और अगर एफ निगेटिव है तो एफ डैश पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब किसी लेंस को अपने से ज़्यादा यानी म्यू से ज़्यादा, जब किसी लेंस को अपने मीडियम से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में सबमर्ज करते हैं, जब म्यू डैश म्यू से बड़ा होता है, जब किसी लेंस को अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में सबमर्ज करते हैं, तो लेंस की नेचर बदल जाती है। कॉन्वेक्स लेंस स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ कॉनकेव लेंस and a concave lens starts behaving like a convex lens. अदरवाइज एग्जैक्ट फॉर्मूला दोनों फोकल लेंथ में रिलेट करने का ये है, एफ डैश इज म्यू डैश इंटू म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू माइनस म्यू डैश टाइम्स एफ। Now this was all about lens maker's formula. Let us talk about another very important thing in this, that is combination of two or more thin lenses in contact. So first of all, combination of two thin lenses in contact. Now suppose we have two thin lenses placed very close to each other, one with focal length f1, the other with focal length f2. ये है ऑब्जेक्ट, बिल्कुल वही लॉजिक है। पहला लेंस सपोज इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर बनाता है, लेट्स से I1। अगर दूसरा लेंस इसके साथ कांटेक्ट में नहीं होता तो पहले लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बना देनी थी, लेकिन बिफोर लाइट रेज कुड रीच दिस, they incident on the second lens, and from the second lens they reach somewhere here finally. So बिल्कुल वही लॉजिक है। पहले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दूसरे लेंस के लिए ये इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो पहले लेंस के लिए ये इमेज डिस्टेंस हो जाएगी जो कि दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्योंकि पहला लेंस इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर बनाता है और दूसरा लेंस इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर बनाता है। दूसरे लेंस के लिए दिस विल बिकम फाइनली V। सो पहले लेंस के लिए लिखिए 1 अपान f1 1 अपान V माइनस 1 अपान U। ध्यान दिए, वी आर यूजिंग ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड फॉर्मूला, सो नो यूज ऑफ साइन कन्वेंशन। जैसा फॉर्मूला है 1 अपान f इज 1 अपान V माइनस 1 अपान U, ऐसा ही लिखा हुआ है, बस खाली वैल्यूज डाली है मेरा साइन के। V1 वैसे पॉजिटिव है, V2 निगेटिव, U निगेटिव है, बट वी डोंट हैव टू पुट द साइन। सिमिलरली हियर सेकेंड लेंस के लिए 1 अपान f इज 1 अपान V माइनस 1 अपान U इज V1 फॉर द सेकेंड लेंस। सेकेंड लेंस इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर बनाता है। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर दिए, 1 अपान f1 प्लस 1 अपान f2, 1 अपान V1 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, इट इज 1 अपान V माइनस 1 अपान U। यानी इन दोनों लेंसेज की जगह आप केवल एक लेंस रखते जो इस ऑब्जेक्ट की यहां पर इमेज बनाता,
वही u और वही v होता, तो इसके लिए 1/f 1/v माइनस 1/u ऐसे लिखते। सो 1/v माइनस 1/u इज 1/f फॉर द सिंगल लेंस। इसका मतलब दोनों लेंसेज का कॉम्बिनेशन एक सिंगल लेंस की तरह बिहेव करता है, जिसकी फोकल लेंथ इज गिवन बाय 1/f इज 1/f1 प्लस 1/f2। सो फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज गिवन बाय दिस रिलेशन। और अगर दो से ज्यादा लेंसेज कॉन्टेक्ट में है तो इसी चीज को आप आगे बढ़ा सकते हैं, एंड यू कैन से फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 lenses in contact, provided they are very thin, 1/f is sigma 1/f individual. So this is how we talk about combination of thin lenses in contact. यहां पर एक चीज और देखिए, an important term in the lenses is called power of the lens. Power of lens P is defined as reciprocal of focal length of the lens measured in meters. यानी किसी लेंस की फोकल लेंथ अगर 1 मीटर है तो उसकी पावर 1/f that is 1 and it is measured in diopters. It is 1d, कैपिटल D से लिखते हैं इसको। जैसे किसी लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो उसकी पावर हो गई 5d, 1/0.2, 20 सेंटीमीटर, सो इन मीटर्स इट इज 0.2, 1/0.2 इज 5। पॉजिटिव यानी कि कॉन्वेक्स लेंसेज की फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इसलिए पावर भी पॉजिटिव होगी। कॉनकेव लेंसेज की फोकल लेंथ नेगेटिव है तो उनकी पावर भी नेगेटिव होगी। और जैसे कि हमने देखा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में 1/f इज sigma 1/f, 1/f is P, so P is sigma P। यानी कॉन्टेक्ट में जब आप बहुत सारे लेंसेज को रखते हैं तो इक्विवेलेंट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज द सम ऑफ इंडिविजुअल पावर्स। इसमें जो प्लस वाले हैं यानी कि पॉजिटिव फोकल लेंथ वाले हैं उनकी पावर प्लस आएगी, जो माइनस वाले हैं उनकी माइनस आएगी। नेट पावर आप कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब दो इक्वल और अपोजिट, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव पावर वाले लेंसेज को आप कॉम्बिनेशन में रखेंगे तो नेट पावर विल बिकम 0, मींस नेट फोकल लेंथ विल बिकम इनफाइनाइट। Division of light rays while passing through a lens. Suppose this is a lens and here is the object. जो रेज सीधे प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड पड़ेंगी वो तो एज इट इज जाएंगी, बट जो रेज पोल से h हाइट पर इंसिडेंट होती हैं, सपोज दे कन्वर्ज हियर टू गिव यू द इमेज फॉर्मेशन, देन दिस एंगल लाइट रेज इनिशियली इस डायरेक्शन में जा रही थी और फाइनली लेंस को पार करने के बाद इस डायरेक्शन में जा रही हैं। सो दिस इज द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस in the path of light rays. Now this point is P, pole of the lens, and let's say this point is Q, this is O, this is I. For paraxial ray system, these angles, let's say alpha and beta, are small. So if you apply fundamental geometry in this triangle, in triangle QOI, in triangle QOI, exterior angle
is sum of interior angles. This is a well known theorem. Exterior angle is sum of interior angles, and for small angles पैरेक्शियल रे सिस्टम में सारे एंगल्स इस तरह के ये स्मॉल है. लाइट रेज आर इंसिडेंट ऑन द ऑप्टिकल कंपोनेंट फॉर्मिंग स्मॉल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस. सो ऐसे में आप एंगल को टैन एंगल भी लिख सकते हैं. ना यहां न्यूमेरिकली देखिए, टैन अल्फा इज व्हाट, h by op, और टैन बीटा इज h by ip. Now, since we are using fundamental geometry, we have to apply sign convention. So OP is minus U and IP is plus V. So delta will become H by minus U plus H by V. So delta is actually H common 1 by V minus 1 upon U. We know 1 by V minus 1 by U is 1 by F only. So delta is H by F. Division caused by a lens in the path of a light ray is H by F. H is the height of the point of incidence from pole of optical component and F is focal length of the optical component. यहाँ पर एक चीज देखिए, इसी वजह से when light rays are incident at pole, they pass the lens undeviated, because in that case H becomes 0 when they are incident at pole. When H is 0, delta becomes 0. So when light rays are incident at the pole, there is no deviation in the path of the light rays, provided lenses are thin and the angles are also thin. The ray system is paraxial ray system. Now we'll talk about combination of two lenses placed at a separation. It is combination of two lenses placed at some separation. So we have two lenses like this at a separation D. We want to find out focal length of this system for a light beam parallel to principal axis. ध्यान दिए, for light beam parallel to principal axis. ये इंपॉर्टेंट है. Now when light beam is parallel to principal axis, first lens, suppose इसकी focal length f1 है, will try to converge this beam at a distance f1 from it, but before they could converge at this place, they will find second lens and the second lens will converge them here. This distance is not f, because इस लेंस पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं हो रही है इंसिडेंट लाइट रेज. Now look for the geometry of it, that is very important. जो लाइट रेज पहले यूं चल रही थी उनके लिए ये डेविएशन फ्रॉम द फर्स्ट लेंस है, और फ्रॉम द सेकंड लेंस जो लाइट रेज यूं चल रही थी वो यूं जाने लगी. दिस इज डेविएशन फ्रॉम द सेकंड लेंस. अगर हम बिल्कुल इनिशियल और बिल्कुल फाइनल रे की बात करें तो इनिशियली लाइट रेज यूं चल रही थी, फाइनली लाइट रेज यूं चलने लगी. This is final angle of deviation, delta.
एक बार फिर देख लिए, इसकी ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है। ये इनिशियल लाइट बीम है, ये फाइनल लाइट बीम है। अगर हम टोटल डेविएशन की बात करें तो दिस इज इनिशियल लाइट रे, दिस इज फाइनल लाइट रे, एंड दैट इज द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन. Now in terms of this geometry, we'll try calculating the focal length of this combination. Let's see how. उसके लिए इस डायग्राम को एक बार फिर से बना लेते हैं थोड़ा बड़ा, so that you can understand what is happening in it, and then we'll see how exactly it goes. So we have to calculate focal length of this combination for parallel beam. You keep it in mind. So एक बार इसका नीट एंड क्लीन डायग्राम बना लेते हैं. ये दो लेंसेज हैं, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाइए. पहले वाले की फोकल लेंथ f1 एंड लेट्स से दूसरे वाले की फोकल लेंथ f2, और ये लाइट रेज है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. So they would have gone like this, but when they pass through first lens, पहले लेंस के लिए तो ये चूंकि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं तो दे विल फोकस एट focal length of the lens. That means this distance will be f1. Now second lens के लिए they will further bend, and then if you produce them they appear to be coming like this. So पहले लेंस से देखें अगर तो लाइट रेज का डेविएशन ये है, लेट्स से दिस इज डेल्टा 1, और सेकंड लेंस में देखें तो लाइट रेज का डेविएशन ये है, दैट इज डेल्टा 2. और अगर आप टोटल डेविएशन देखें तो इनिशियली लाइट रेज आर ट्रेवलिंग लाइक दिस एंड फाइनली दे आर ट्रेवलिंग लाइक दिस. सो total deviation caused by both the lenses is delta. Now if you look in this triangle, exterior angle delta is sum of interior angles. ये delta 2 है, ये भी delta 2 हुआ, vertically opposite angles है. So first of all delta is delta 1 plus delta 2. यहाँ पर दोनों lenses के बीच की distance जो है वो small d है, like this. Now see, if you want to talk about focal length of this combination, means you want to replace this combination with a single lens, you must first understand that that single lens has to be placed at this place, because then only you remove these two lenses. ये light rays ऐसे आएंगी यहाँ पर ये deviate होंगी and they'll go here. Means जो आप equivalent focal length की बात कर रहे हैं वो basically ये distance है. और ध्यान दिए, you are talking about focal length of the combination only for the light rays parallel to principal axis. Then only this entire discussion is valid, otherwise not. Now अगर पहले लेंस पर ये हाइट h1 है और दूसरे लेंस पर ये हाइट सपोज अगर h2 है, तो पहले लेंस के लिए देखिए स्मॉल एंगल्स के लिए डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, all these things can be written as tan delta, tan delta 1, tan delta 2, etc. तो यहां पर देखिए डेल्टा 1 is this divided by this, that means this entire is h1, ये पूरा h1 है, h1 minus h2, this distance, this divided by small d, h1 minus h2 divided by small d will give you delta 1. So let's see, delta 1 is
h1 minus h2 divided by small d. And similarly, if you talk about simple deviation formula, सो सिंपल डेविएशन फॉर्मूला से देखें तो आपको याद होगा हमने अभी भी इससे पहले एस्टैब्लिश किया था डेल्टा इज h बाई एफ. सो पहले लेंस से डेल्टा वन इज h1 बाई f1 और दूसरे लेंस से डेल्टा टू इज h2 बाई f2. सो वी हैव दीज टू रिलेशंस आल्सो अवेलेबल. डेल्टा वन इज h1 बाई f1 and delta 2 is h2 by f2. So we have these three relations 1, 2 and 3 for delta, and this is from geometry. Now we want to calculate what? We want to calculate this capital F. How exactly? Let us see. देखिए, अगर यहां पर आप सिंगल लेंस को रखें तो टोटल डेविएशन कॉज्ड बाय दिस सिंगल लेंस is delta, and from the deviation formula that delta is h1 by capital F. That delta is h1 by capital F. At the same time, delta is delta 1 plus delta 2, and delta 1 plus delta 2 means h1 by f1 plus h2 by h1 by f1 plus h2 by f2. यहां पर सारे एक्सप्रेशन को आप h1 से डिवाइड कर दिए तो you will get 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus h2 by h1 h1 से डिवाइड किया था into 1 upon f2. अब अगर आपको 1 upon f यानी कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है तो आपको h2 by h1 सॉल्व करना है, और h2 by h1 को नोन टर्म में सॉल्व करने के लिए आप एक काम करिए, यहां से दोनों डेल्टा 1 बराबर कर दिए. अगर यहां से दोनों डेल्टा 1 आप बराबर करेंगे तो you'll get h1 minus h2 by d is h1 by f1. हमें निकालना है h2 by h1. सो आप h1 से पूरे को डिवाइड कर दिए. इट इज 1 minus h2 by h1 divided by d is 1 upon f1. थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए. दिस विल बिकम d by f1 1 minus d by f1 1 minus d by f1 is h2 by h1. इस वैल्यू को h2 by h1 की यहां डाल दिए तो वी विल हैव रिलेशन लाइक दिस. ये हो जाएगा 1 upon f is 1 upon f1 plus h2 by h1, that is 1 minus d by f1 into 1 upon f2. खोल दिए इसे. 1 upon f is 1 upon f1 plus 1 upon f2 minus d upon f1 f2. This expression 1 upon f equivalent is 1 upon f1 plus 1 upon f2 minus d upon f1 f2 gives you equivalent focal length of the combination of two lenses separated by a small distance d. और एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर ये d 0 यानी कि दोनों लेंसेज अगर एग्जैक्टली कांटेक्ट में हो तो यू विल सी दैट दिस एक्सप्रेशन विल बिकम 0 एंड देन 1 upon f is 1 upon f1 plus 1 upon f2 जो हमने कांटेक्ट में दो लेंसेज के लिए एस्टैब्लिश किया है. लेकिन ध्यान दिए, जब दो लेंसेज कांटेक्ट में होते हैं तब 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 is valid for any kind of light rays incident. लेकिन जब दो लेंसेज किसी सेपरेशन में हैं, डी सेपरेशन पर हैं, तब 1 upon f is 1 upon f1 plus 1 upon f2 minus d upon f1 f2 is valid only for light beam parallel to principal axis. So this expression is valid only for light beam incident on a lens parallel to principal axis. Now
दो लेंसेज जब एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पर है तो हम लोग एक और चीज डिस्कस करना है, दैट इज कॉल्ड बीम एक्सपेंडर। बीम एक्सपेंडर दो तरह का होता है। एक तरह के बीम एक्सपेंडर में यू हैव बोथ द lenses are convex lens। एक की फोकल लेंथ f1 है, दूसरे की फोकल लेंथ f2 है, और इनके बीच का सेपरेशन एसेंशियली f1 प्लस f2 होता है। जब इनके बीच का सेपरेशन f1 प्लस f2 है तो ऐसे में जब पहले लेंस पर एक पैरेलल बीम इंसिडेंट होती है तो वो अपने फोकल पॉइंट पर फोकस होती है। ये डिस्टेंस f1 हो गई, लेकिन चूंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस दोनों की फोकल लेंथ के सम के बराबर है तो अपने आप ये डिस्टेंस f2 हो जाएगी, और जब ये इस लेंस का फोकल पॉइंट हो जाएगा तो बीम विल अगेन बी अ पैरेलल बीम। सो बाय दिस अ पैरेलल बीम इज इंसिडेंट and another parallel beam is retrieved। लेकिन यहां पर फर्क होता है डायमीटर का या रेडियस का। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, सो जितना रेशो फोकल लेंथ में होगा वही रेशो रेडियाई में हो जाएगा। अगर इंसिडेंट बीम का रेडियस r1 और इमर्जेंट बीम का रेडियस r2 है तो यहां से tan थीटा हो गया r1 अपान f1, और यहां से यही tan थीटा हो जाएगा r2 अपान f2। सो इस हिसाब से देखेगा तो बीम के रेडियाई का रेशो या डायमीटर का रेशो r1 बाय r2 इज f1 बाय f2। और इसमें एक चीज और होती है, बीम रिवर्स कर जाती है। रिवर्स करने का मतलब है नीचे वाली लाइट रेज ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली लाइट रेज नीचे आती हैं। हालांकि पैरेलल बीम में से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल बीम रिवर्स कर जाती है। दूसरे तरह के बीम एक्सपेंडर में एक लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है, दूसरा लेंस कॉनकेव लेंस होता है। यहां पर ध्यान रखिए, ये वाला बीम एक्सपेंडर दोनों तरह से काम करेगा। अगर लाइट रेज इधर की बजाय आप इधर से इंसिडेंट कराएंगे तो आपको यहां पर इमर्जेंस इस तरह का मिलेगा, मतलब इधर से लाइट रेज इंसिडेंट होंगी तो इधर इमर्जेंट होंगी, और इधर से इंसिडेंट होंगी तो इधर इमर्जेंट होंगी। रेशो वही रहेगा, यहां बड़े से छोटा हो रहा है तो यहां छोटे से उतना ही गुना बड़ा हो जाएगा। Now let's see second type of beam expander। दूसरे टाइप के बीम एक्सपेंडर में एक लेंस कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा लेंस कॉनकेव लेंस है, और एक की फोकल लेंथ पॉजिटिव है, जाहिर बात है दूसरे की फोकल लेंथ नेगेटिव है। अगर खाली इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, सपोज f2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ, तो ये न्यूमेरिकली डिस्टेंस होती है f1 माइनस f2। या आप इसे यूं कह सकते हैं कि दोनों की फोकल लेंथ का सम करना है, लेकिन जब आप एक नेगेटिव फोकल लेंथ लेंगे तो अपने आप सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। नाउ व्हाट हैपेंस, अगर इस कॉन्वेक्स लेंस पर सपोज ये पैरेलल बीम इंसिडेंट होती है जिसका फोकल पॉइंट यहां कहीं है, क्योंकि ये f1 माइनस f2 है तो f1 बाहर है, light rays are incident like this and they may have converged here, but before they could converge here, this is the focal point of this also, क्योंकि ये f2 है और ये पूरा f1 है यहां से तक। that is how it is, this distance is f1 minus f2। तो अपने आप यहां पर they become a parallel beam। एंड देन अगर आप इसके रिवर्स में चलेंगे तब भी आपको ऐसा ही बीम एक्सपेंडर मिलेगा, बस में डायमीटर जो है वो दैट विल चेंज। सो यहां भी रेशो वही है, यहां पर आप लिखेंगे tan थीटा, यहां पर लिखेंगे तो r1 बाई f1, और वही tan थीटा यहां पर r2 बाई f2। सो रेशो यहां भी वही है,
R1 upon R2 is F1 upon F2 न्यूमेरिकली ऑफ कोर्स। बस इसमें एक चीज़ है कि इसमें ऊपर वाली बीम ऊपर ही रहती है, ये वाली बीम ऐसे ही रहेगी, और नीचे वाली बीम नीचे रहती है। इट विल आल्सो वर्क फ्रॉम बोथ द साइड, इधर से इंसिडेंट कराएंगे तो इधर निकलेगी पैरेलल बीम, और इधर से पैरेलल बीम इंसिडेंट कराएंगे तो वो इधर से एज ए पैरेलल बीम निकलेगी। सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू lenses in contact, in separation, and then let us talk about one more important result, the Newton's formula. Newton's formula is another method of dealing with the situation when both the side of the lens, the focal length of the lens is different. So suppose we have a convex lens like this, then this is first focal point, this is second focal point, here is the object AB, जो rays parallel to principal axis incident होंगी they will pass through focal point, और जो focal point से होते हुए pass होंगी they will become parallel. This is the image formed A dash B dash. This is pole of the optical component, and then let's see, suppose this point is Q, this point is S. Now once again, this is right angle, this is right angle. We have set of two similar triangles, ABF2 and PSF2 forms one set of similar triangle, and PQF1 A dash B dash F1 that forms another set of similar triangles, and then this is F2, let's say this is F1. आपको मालूम है कि both F1 and F2 will be numerically equal if both the side of the lens medium is same, otherwise they may be different also. Now suppose object is focal point से x2 डिस्टेंस पर है और इमेज इस फोकल पॉइंट से लेट्स से x1 डिस्टेंस पर है। क्योंकि ये पैरेलल बीम है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ABPQ फॉर्म्स अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं, तो सबसे पहले तो AB इज इक्वल टू PQ, दैट इज वन रिलेशन। अब नीचे आ जाइए, यहां पर A dash B dash PS that forms another rectangle because SA dash is parallel to principal axis. So when these two are parallel, that is the rectangle, and then PS is equal to A dash B dash. So A dash B dash is PS. Now अब इन दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में देखिए, AB upon PS, AB upon PS, PS is A dash B dash, so AB upon PS is BF2 upon F2P. And similarly, if we talk about the set of this similar triangle, PQ upon A dash B dash, again see PQ is nothing but AB, so it is AB upon A dash B dash, and that becomes what? PQ upon A dash B dash is PF1
डिवाइड बाई f1b डैश। वी नो दी वैल्यूज। और ध्यान दिए, क्योंकि हम सारी डिस्टेंसेस पोल से नहीं नाप रहे हैं, इसका मतलब हम साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हालांकि वी आर यूजिंग फंडामेंटल ज्योमेट्री, सो विल पुट ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड आवर रिलेशन इज ओनली न्यूमेरिकली वैलिड। सो दोनों ही एक्सप्रेशन से यू इक्वेट द वैल्यू ऑफ ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। फर्स्ट एक्सप्रेशन से आएगा बी एफ टू अपॉन एफ टू पी, सेकेंड एक्सप्रेशन से आएगा पी एफ वन अपॉन एफ वन बी डैश। वैल्यूज डालिए, बी एफ टू इज एक्स टू अपॉन एफ टू पी इज एफ टू, पी एफ वन इज एफ वन and f1 b dash is x1, so f1 f2 is x1 x2. This is called Newton's formula. और अगर दोनों साइड में, अगर मान लीजिए इधर ये μ1 है, ये μ2 है, और लेंस के खुद के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ है, अगर μ1 और μ2 बराबर हो तो f1 और f2 बराबर होंगे, और तब f स्क्वायर इज इक्वल टू x1 x2, दैट मीन्स f इज अंडर रूट ऑफ x1 x2। यानी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑब्जेक्ट की सेकंड फोकस से डिस्टेंस और इमेज की फर्स्ट फोकस से डिस्टेंस का ज्योमेट्रिक मीन होता है, और फोकल लेंथ ऑफ ए गिवन लेंस इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। इसका मतलब इन दोनों में से एक जितना बढ़ता है दूसरा उतना ही गुना घटता है, क्योंकि दोनों का ज्योमेट्रिक मीन इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इसी वजह से जब आप लेंस के पास लाते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज लेंस से दूर जाती है, और जब आप ऑब्जेक्ट को लेंस से दूर ले जाते हैं तो इमेज लेंस के पास आती है, सो दैट देयर प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। सो दैट इज ऑल अबाउट न्यूटन्स रिलेशन। प्लेसमेंट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ये लेबोरेटरी मेथड है। एक आपने पढ़ा हुआ है यूवीएफ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, उसमें लेंस कॉन्वेक्स या कॉन्केव कोई भी होता है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, तो इसमें केवल कॉन्वेक्स लेंस ही यूज होता है, and using this method you can determine focal length of a convex lens in the lab with the help of an optical bench. Now इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको लैब में ऑप्टिकल बेंच दे रखी होती है, एक ऑब्जेक्ट पिन, एक इमेज पिन। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए ऑब्जेक्ट पिन और इमेज पिन के बीच की डिस्टेंस, लेट्स कॉल इट a, दिस a हैज टू बी ग्रेटर देन 4f, ओनली देन यू कैन परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। क्योंकि इसमें आपको ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनानी होती है, और आपको मालूम है कि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज जब आप किसी कॉन्वेक्स लेंस से फॉर्म करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज के बीच की मिनिमम डिस्टेंस 4f हो सकती है। सो अगर आप रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज फॉर्म कर रहे हैं तो फिर यह डिस्टेंस हर हालत में 4f से बड़ी होनी चाहिए। अब आपको फोकल लेंथ तो लेंस की निकालनी है, वो पता तो है नहीं, तो फिर कैसे आप इंश्योर करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए कि ऑब्जेक्ट पिन और इमेज पिन के बीच की डिस्टेंस 4f से बड़ी हो। उसके लिए लेंस से पहले सन रेज को फोकस करते हैं, सन रेज आर पैरेलल बीम, और जो आपका स्पॉट आता है उस स्पॉट की लेंस से डिस्टेंस को अप्रॉक्सीमेटली नाप करके आप लेंस की फोकल लेंथ का एक अंदाजा लगाते हैं, करेक्ट अप टू फ्यू सेंटीमीटर्स। सो पहला स्टेप है लेंस की अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ डिटरमाइन करना, जिसके लिए आप सनरेज फोकस करते हैं, लेंस की फोकल लेंथ का अंदाजा लगाते हैं,
और उसके बाद इस क्वांटिटी को, जो मान लिया आपने कोई भी निकाल ली, इस क्वांटिटी को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी आपने अंदाजा लगाया है तो फोकल लेंथ आपके पास एग्जैक्ट तो है नहीं, तो आपने जो 4f निकाला है वो भी एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए इस क्वांटिटी को 4f से बड़ा करने के लिए आप कुछ 15-20 सेंटीमीटर अपने पास से ऐड कर देते हैं। सो यू गेट दिस a एंड दिस a इज सर्टेनली ग्रेटर देन 4f, क्योंकि आपने अंदाजे से फोकल लेंथ निकाली है, सनरेज को फोकस करके उसको 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो 4 गुनी आ गई फोकल लेंथ की अप्रॉक्सीमेट, और उसमें कुछ 10-15-20 सेंटीमीटर अपने पास से ऐड कर दिए। सो नाउ यू हैव अ डिस्टेंस which is certainly greater than 4 times the focal length of lens. That is one thing. That is first step to perform this experiment. And then convex lens. अब उस convex lens को जिसकी focal length आपने निकालनी थी, जिससे आपने sunrays को फोकस किया था, उसको इस ऑप्टिकल बेंच पर ऑब्जेक्ट और इमेज पिन के बीच में रखते हैं। ध्यान दिए, ऑब्जेक्ट पिन और इमेज पिन को इस डिस्टेंस पर, जो आपने 4 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ द लेंस से बड़ी निकाली है, इस डिस्टेंस पर फिक्स कर देते हैं। अब ना तो ऑब्जेक्ट पिन को हिलाना है ना इमेज पिन को हिलाना है, बोथ ऑफ देम आर रिजिडली फिक्स्ड। यू कैन मूव ओनली लेंस, एंड बाय मूविंग लेंस टुवर्ड्स स्क्रीन और टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, you try to find out that position of the lens at which it forms clear image of this object on the image pin. So in that case what happens is exactly, जो रेज आपकी पोल से पास होंगी वो तो एज इट इज जाएंगी, और जो रेज पैरेलल इंसिडेंट होंगी दे विल पास थ्रू देयर फोकल पॉइंट and will converge to this place. That is how first image is formed, and let us call it I1. Now इस सिचुएशन में ये U है और ये V है। Then हमने U और V फाइंड आउट नहीं करने होते हैं, हमने बस लेंस की इस पोजीशन की रीडिंग लेनी होती है कि ये लेंस कहां पर है। देन जितनी डिस्टेंस इधर से है ऑलमोस्ट उतनी ही डिस्टेंस पर आप इधर आ जाते हैं, थोड़ा लेंस को आगे पीछे करते हैं, एंड देन यू ट्राई डिटरमाइनिंग अनदर पोजीशन ऑफ द लेंस फॉर विच सेम लेंस की ये दूसरी पोजीशन है, दिस वाज पोजीशन 1, एंड अब आपने इसी लेंस को आगे शिफ्ट किया है, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ सेम लेंस, and now it is forming real image of the same object. Now what will happen? जो rays पोल से पास होंगी they'll go like this, और जो rays parallel incident हुई थी they'll pass through their focal point, and that is how the image is formed. So this is, let's say, I2. सो आपने ये रीडिंग नाप ली, दैट इज रीडिंग 1, ये रीडिंग नाप ली, दैट इज रीडिंग 2, और अब आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता है, दैट इज डी। नाउ सी, जब आप इसकी फोकल लेंथ लिखते हैं 1/f इज 1/v माइनस 1/u, क्योंकि आप रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना रहे हैं तो u निगेटिव है, v पॉजिटिव है, तो यहां पर जब आप साइन समेत डालेंगे v पॉजिटिव u निगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो एक्चुअली यू विल गेट 1/f इज 1/v प्लस 1/u, पुटिंग द वैल्यूज विद साइन, एंड व्हेन यू राइट 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, v एंड u आर इंटरचेंजेबल। दैट मीन्स अगर v और u को इंटरचेंज कर दे तब भी ये रिलेशन वैलिड रहेगा। सो असल में जो सेकंड पोजीशन आप निकालते हैं सेम लेंस की, उसमें बेसिकली ये डिस्टेंस न्यूमेरिकली u ही होती है। So when you do it like this, it is in fact u plus v is a numerically. So v plus u is a, that is one thing. और अगर ये v है, मतलब ये u है,
सेकंड केस में, और यहां से यहां तक v था, तो ये जो डिस्टेंस d है दोनों पोजीशंस के बीच की, ये v माइनस u है। इसको अगर आप सॉल्व करें, ऐड कर दिए, बोथ u विल बी कैंसल्ड, 2v is a plus d, so v is a plus d by 2। सिमिलरली ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे v कैंसिल हो जाएगा, 2u इज इक्वल टू a माइनस डी, u इज इक्वल टू a माइनस डी बाई 2। v और u की ये वैल्यूज यहां डाल दिए, 1 अपान एफ एस 1 अपान v दैट इज 2 अपान a प्लस डी, प्लस 1 अपान u दैट इज 2 अपान a माइनस डी। सो 1 अपान एफ एस a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 2a minus 2d, यहाँ 2a plus 2d, that will ultimately become 4a. So finally we get f is equal to a square minus d square upon 4a, and that is how we calculate focal length of a convex lens using displacement method. Now see, यहां से चाहें आप तो आप देख सकते हैं कि ये इसको वेरीफाई करता है। If you write d square will become a square minus 4af, so d is root a into root of a minus 4f, and then if 4f is less than a, then only you'll have a meaningful value, otherwise not, and then d will have a meaningful value only when a is greater than 4f. So a has to be greater than 4f, then only you'll have two different positions of the same lens for the real image to be formed, otherwise it is not possible. इसके अलावा इसमें एक बात और है, फर्स्ट केस में जो आप मैग्निफिकेशन लेते हैं m1, that is I1 by O, that is V by U. सेकेंड केस में अगर मैग्निफिकेशन m2 लिखें I2 by O, तो वो न्यूमेरिकली U by V होता है। So if you multiplied both m1 into m2, that becomes I1 I2 by O square, that becomes 1, that means O is under root I1 I2, यानी दोनों ऑब्जेक्ट लेंस का ज्योमेट्रिक मीन होता है, दोनों इमेज लेंस का ज्योमेट्रिक मीन होता है ऑब्जेक्ट लेंथ। यानी फर्स्ट केस में इमेज जितने गुना बड़ी बनती है, लेंस की सेकंड पोजीशन के लिए इमेज उतने ही गुना छोटी बनती है। सो ये लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है, इनफैक्ट इस पर बेस्ड कई क्वेश्चंस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते रहे हैं, बट फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो it is very important proof. So that is how you can find out the focal length of a convex lens using UVF method and displacement method.